नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू फन क्लासेस। मैं हूं आपका अपना अजय भटनागर और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर लाइट। उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, इमेजिन करते चलेंगे साथ में डायग्राम के साथ। बहुत सारे डायग्राम आएंगे। अभी पढ़ेंगे लाइट के बारे में, थोड़ा इंट्रोडक्शन की, लाइट के नेचर क्या होते हैं, लाइट के टाइप्स और लाइट से इमेज कैसे बनती है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी किए लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, तो हम जैसे मैंने बताया इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे लाइट का। ठीक है, लाइट चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो आज हम क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं उसका एक जल्दी से देख लेते हैं, बता देता हूँ थोड़ा सा कि आज क्या पढ़ेंगे, बाकी आके देखते हैं। सबसे पहले हम आज का टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा लाइट। ऑब्वियस ही बात है, हम ये पढ़ेंगे कि लाइट होता क्या है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे लाइट का नेचर क्या होता है, कि हाँ लाइट के दो नेचर होते हैं। आगे देखेंगे रे नेचर और वेव नेचर, वो कैसे होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में दो हमारे महान आइंस्टाइन और न्यूटन की थ्योरी है, वो हम देखेंगे कि उनने क्या क्या अपने राय दिए हैं इस पे। फिर उसके बाद में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो सब। फिर हम इमेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ तक हमारा लाइट जो था, जो सब था वो। अब आएंगे कि लाइट से जो इमेज बनती है, ठीक है, दो टाइप की होती है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। फिर उसके हमने ये पढ़ लिया कि इमेज बनती कैसे। फिर हम रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर पढ़ेंगे कि मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो आज के लिए इंट्रोडक्शन में इतना ही है। तो सबसे पहले अगर लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में ये जानना जरूरी है कि लाइट होता क्या। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस अ सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमें सेंसेशन देती है विजन का। मतलब लाइट एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म है जो हमें देखने की शक्ति, सेंसेशन मतलब हमें क्षमता देखने। हम लाइट, अगर लाइट नहीं होगी ना तो हम देख भी नहीं सकते, इसलिए वो हमको विजन, विजन मतलब देखने की सेंसेशन देती है लाइट। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट के नेचर क्या क्या होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, दो नेचर होते हैं लाइट के, एक होता है रे नेचर और दूसरा होता है वेव नेचर। ठीक है, रे नेचर को हम पार्टिकल नेचर भी कहते हैं, देखते हैं आगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब नेचर ऑफ लाइट। सबसे पहला आता है जिसमें रे या फिर पार्टिकल नेचर। रे नेचर को पार्टिकल नेचर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं फिनोमेना, जैसे रिफ्रैक्शन हो गया या रिफ्लेक्शन हो गया, ये रे नेचर है। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन आएगा। ऑब्जर्विंग फिनोमेना रे नेचर पढ़ेंगे हम। ऑब्जर्विंग फिनोमेना लाइक रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन आएगा आर रे नेचर। कुछ फिनोमेना हो गए जैसे रिफ्लेक्शन हो गए, रिफ्रैक्शन आ गए, ये सब हम रे नेचर में पढ़ते हैं। और इस चैप्टर में 10th क्लास में तो हम रे नेचर ही पढ़ेंगे लाइट का। ठीक है, कि लाइट एक पार्टिकल के फॉर्म में, ये पढ़ेंगे हम। ये क्या बताते हैं हमको कि इन दिस लाइट इफ इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, इन दिस लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। ये हमको कहता है कि जो लाइट है ना वो पार्टिकल्स की फॉर्म में, जैसे फोटॉन्स कहते हैं। रे नेचर हमें ये कहता है, ठीक है ना। फोटॉन्स आपने नाम सुना भी होगा, तो यही कहता है कि लाइट पार्टिकल्स की फॉर्म में होती है। ठीक, दूसरा हमारा आता है वेव नेचर। तो देखते हैं वेव नेचर क्या है। वेव नेचर में आते हैं जैसे कि इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ये वेव नेचर है हमारे। ठीक है, ये हमारे आते हैं 11th-12th में। ठीक है, इन दिस लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव लाइक साउंड। हमने 9th क्लास में साउंड पढ़ा था, हमने देखा था साउंड वेव नेचर में होता है। ठीक है, साउंड की वेव्स होती है, वैसे ही ये वेव नेचर हमको कहता है कि लाइट वेव की फॉर्म में आती है। ठीक है ना, इन ब्रीफ में इतना ही है, अभी 10th के लिए इतना काफी है। उसके बाद में हम आते हैं हमारे महान थ्योरीज, महान आइंस्टाइन और न्यूटन की थ्योरी पे आते हैं। ठीक है, उनने भी रे नेचर पे दी थी अपनी लाइट की थ्योरी। पहली थ्योरी आती है हमारे न्यूटन जी की। न्यूटन जी की एक कॉर्पस्कल्स थ्योरी है, जिनमें उन्होंने कहा है कि लाइट पार्टिकल्स की फॉर्म में है। ठीक है, रे नेचर है तो पार्टिकल्स की फॉर्म में तो बता नहीं पड़ेगा। उनने कहा था कि लाइट इमिट्स पार्टिकल कॉल्ड कॉर्पस्कल्स। उनका अलग सोचना था, उनने कहा था कि लाइट है वो पार्टिकल्स इमिट करती है। ठीक है, पार्टिकल्स की फॉर्म में आगे जाती है, जिसको उनने नाम दिया था कॉर्पस्कल्स। उनने कहा था ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, विद अ फाइनाइट वेलोसिटी एंड पॉजेज इमेप्टस। उनने कहा था अपनी फाइनाइट वेलोसिटी के साथ में स्ट्रेट लाइन में ये ट्रेवल करती है। दिस वॉज बेस्ड ऑन द अल्टरनेट डिस्क्रिप्शन ऑफ एटॉमिज्म ऑफ टाइम पीरियड। ये जो उनके सोचना था
ये अल्टरनेट डिस्क्रिप्शन था एटॉमिज्म ऑफ टाइम पीरियड का, उसके ऊपर बेस्ड इन्होंने अपनी ये थ्योरी दी थी लाइट के ऊपर। ठीक है, अब आगे आते हैं हम हमारे आइंस्टाइन जी की थ्योरी पे, जिनकी थ्योरी का नाम है फोटोन थ्योरी है। ठीक है, तो देखो ये जो थ्योरीज है ना, ये वैसे तो काम आती नहीं है, अभी आगे जाके आएगी तो आएगी, पर अभी 10th में तो नहीं आएगी। नोट्स में इंक्लूड करना चाहो तो कर लेना, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। पर हाँ, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा समझ लेते हैं, बहुत टाइम है अभी तो अपने पास 10th में। हाँ, तो आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में क्या कहा था? आइंस्टाइन प्रपोज्ड दैट सिंगल लाइट इज बंडल्ड अप इनटू फोटॉन्स। उन्होंने कहा था कि जो लाइट है वो बंडल है, मतलब उसके बंडल बने हैं फोटॉन्स में। ठीक है ना, या अभी हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इंट्रोडक्शन अगर लेंगे तो उसमें पढ़ेंगे भी। ठीक है, क्वांटाइजेशन आता है। तो आइंस्टाइन ने प्रपोज करा था कि जो लाइट है वो बंडल्स की फॉर्म में है, फोटॉन्स के बंडल्स की। उनने ये थ्योराइज करा था कि जब फोटोन किसी मेटल की सरफेस पे गिरते हैं, ठीक है, इमेजिन कर लो एक मेटल की सरफेस है, ठीक है, अभी आगे डायग्राम भी देखेंगे, उस पे मेटल की सरफेस पे फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं बंडल में। द एंटायर फोटॉन्स एनर्जी इज ट्रांसफर टू अ इलेक्ट्रॉन। जो मेटल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो जैसे ही वो फोटोन उस मेटल की सरफेस पे गिरेंगे तो फोटोन की जितनी भी एनर्जी होगी, एंटायर एनर्जी, वो सारी उस मेटल के इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, आया कहा था उनने, इसे उनने नाम दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक फिनोमेना है जिसके अंदर एनर्जी विच इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी, जो कि एक एनर्जी का पार्ट है, जिसमें जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को मेटल की सरफेस से निकालने के काम आती है, रिमूव करने के काम आती है। ठीक है, मतलब जो एनर्जी ट्रांसफर हुई इलेक्ट्रॉन के अंदर, वो क्या करेगी ना, इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से हटा देगी। ठीक है, एंड द रेस्ट इज गिवन टू इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन एज काइनेटिक एनर्जी। और जो बची हुई एनर्जी होगी, जो एक एनर्जी, थोड़ी एनर्जी तो थी जो कि है ना उसको हटाने में काम आ गई, और जो थोड़ी बच गई ना वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन जब गया ना तो उसमें काइनेटिक एनर्जी के रूप में वो इलेक्ट्रॉन में आ जाएगी। ठीक है, इसका डायग्राम भी देखते हैं, जो हमको कहा है कि फोटॉन्स के पार्टिकल गिर रहे हैं, दिख रहा है हमको। ठीक है, और ये जो नीचे ब्लू ब्लू कलर के डॉट दिख रहे हैं, ये है भाई हमारे इलेक्ट्रॉन। तो क्या हुआ, जैसे ही फोटोन ये मेटल की सरफेस पे गिरे तो क्या हुआ ना, जैसे इलेक्ट्रॉन में एनर्जी ट्रांसफर हुई, जैसा कि हमने पढ़ा ऊपर, तो एनर्जी जो थी ना वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया उसने। ये दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऊपर। ठीक है ना, बस ये इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आया समझ में? अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट कर देना। अब आते हैं हम क्वेश्चन दिमाग में। ठीक है, कि हमने ये देख लिया कि सरफेस पे गिरता है। ठीक है, तो लाइट है, अगर वो सरफेस पे गिरेगी तो क्या क्या हो सकता है लाइट के साथ, ये भी सोचने वाली बात है ना। कि हमने ये पहले भी देखा है 8th क्लास में हमने, कि लाइट होती है रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्रैक्ट करती है। ठीक है, पर एक्चुअली क्या होता है सरफेस पे वो देखते हैं। ठीक है ना, जब लाइट इंसिडेंट करती है सरफेस पे, या तो वो रिफ्लेक्ट होती है, या वो एब्जॉर्ब होती है, या ट्रांसमिट होती है। ठीक है, वैसे देखा जाए तीनों ही होती है। कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ लाइट ट्रांसमिट हो जाती है, मतलब आर पार चल जाती है, और कुछ लाइट वहीं एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है ना, ये हमको दिख रहा होगा, ये एक सरफेस है, मान लो कोई भी सरफेस है, तो उस पर लाइट रिफ्लेक्ट कर गई, कुछ ट्रांसमिट कर गई, और कुछ एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है ना, क्योंकि ये तीनों हो सकते हैं क्यों सरफेस पे, क्योंकि क्या है ना, अभी तक तो इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो 100% लाइट को रिफ्लेक्ट कर ले या 100% एब्जॉर्ब कर ले। ऐसी कोई भी नहीं है, 100% ट्रांसमिट भी नहीं करती कोई चीज। ठीक है ना, तो ये तीनों केस होते हैं सरफेस पे, ये कह सकते हैं हम। अब आते हैं हम आगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, ये थोड़ा मेन है, ध्यान देना इस पे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। पहला लॉ हमें ये कहता है जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल रे है, ये एक सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है ना, इसे हमें समझते हैं कि एक कॉपी ले लो, उस पे आप ये तीनों रे बना सकते हो। अभी समझेंगे कैसे बना सकते हो।
ठीक है ना, मतलब एक सेम प्लेन पे आप इन तीनों रेस को बना सकते हो, ये पहला लॉ हमें कहता है। दूसरा लॉ ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब जहाँ जिस एंगल से नॉर्मल रे होती है और जो इंसिडेंट रे है उनके बीच में जो एंगल बन रहा है ना, वो नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के एंगल जो बीच में बन रहा है उसके इक्वल होगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस ये दो ही लॉ है। अब समझते हैं इसे। ठीक है, ये डायग्राम है, इसमें दे रखा है कि यहाँ से इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, अब क्या है ना, ये पहला तो कहता है कि तीनों सेम प्लेन पे। अब जैसा कि आपको दिख रहा है, मान लो फोन सेम प्लेन है, ठीक है, ये एक ही प्लेन है। अब इन तीन इसे एक ही प्लेन पे मैंने ये तीनों रेस बना रखी है। ठीक है, एक ही प्लेन पे मैंने तीनों रेस बना रखी है। तो मतलब ये लॉ मतलब यही कहता है कि सेम प्लेन पे हम इन तीनों रे को बना सकते हैं। इसमें कोई 3D नहीं है कि मोबाइल से एक रे बाहर आ रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। और दूसरा लॉ क्या कह रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के हमेशा इक्वल होगा।